बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कराची ने पीटीआई को बड़ा मैंडेट दिया था इलेक्शन के बाद। 14 सीटें नेशनल असेंबली की कराची में पीटीआई जो है उसने विन की 2018 के इलेक्शन में, और कराची की आवाम को पीटीआई से बड़ी उम्मीदें थी। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट जो थी वो पीपल्स पार्टी की थी, उनसे भी बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन बदकिस्मती से अगर पीटीआई की बात की जाए तो 2 सालों में कराची को इस गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। यहां तक कि मार्च 2019 में इमरान खान साहब ने 160 अरब के पैकेज का अनाउंस किया था कराची के लिए, और 1.5 साल गुजर गया उस पैकेज को अनाउंस किए हुए, लेकिन एक आना बल्कि 1 अरब रुपया भी वफाक से कराची को नहीं मिला, और वो वादे इनके झूठे निकले और बेबुनियाद और खोखले निकले। अच्छा, अब 2 दफा कराची डूब गया है। पिछले साल भी डूबा था, इस साल भी कराची डूब गया। अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ, तजारत में नुकसान हुआ, लोगों के घर डूब गए, फर्नीचर डूब गए उनके। यानी कि अब इमरान खान साहब, जबकि ऑपोजिशन लीडर भी कराची का चक्कर लगा चुके हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कराची का चक्कर लगा चुके हैं, अब जब सब कुछ डूब के ठीक होने की तरफ जा रहा है तो इमरान खान साहब आखिर में चक्कर लगाने जा रहे हैं कराची के ऊपर। तो मैं तो पहले सबसे समझता हूं कि इमरान खान साहब ने इस पूरे क्राइसिस के अंदर कराची को इग्नोर किया, और अब जब बरसात खत्म और इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं तो अब वो वहां पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं। चले, देर आए दुरुस्त आए, यानी कि लेट आए लेकिन सही रास्ते पे आ गए। अब उम्मीद क्या की जा सकती है? अल्लाह करे कि इस दफा जो ये वादा करें वो पिछले वादी की तरह झूठा ना साबित हो। जिस तरह उनके दर्जनों वादे झूठे साबित हुए, तो उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। तो हमें उम्मीद यही है कि इमरान खान साहब जो अभी पैकेज अनाउंस करेंगे वो हकीकतन उसमें कोई शायद अमली जामा भी उसको। राना साहब, आपको लगता है जो जराए कह रहे हैं उसके मुताबिक जो अनाउंस किया जाएगा पैकेज वो तकरीबन 300 अरब का पैकेज होगा या इससे ज्यादा का पैकेज होगा? तो आपको लगता है कि कराची के जितने मसाइल हैं वो इतने पैकेज में हल हो जाएंगे? देखिए, कराची का क्या मसला है, जो मेरे नजदीक, जितनी मैंने कराची को स्टडी किया है, कराची का सबसे बड़ा मसला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। कराची प्रोड्यूस करता है 16,000 टन कचरा हर रोज। हुकूमत की जो उनकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, वो उठा सकती है 8 से 9,000 टन डेली का। इसका मतलब है 7 से 8,000 टन कचरा उठाने की सलाहियत ही नहीं रखती है हुकूमत। वो कचरा जमा होता रहता है और वो फिर नालों में, गलियों में, जो बरसाती नाले होते हैं या सीवरेज में, उनकी ब्लॉकेज करके। एक तो ये मसला है इनको सॉलिड वेस्ट को। अब ये इसकी बारीकी के अंदर तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको 8,000 एडिशनल टन कूड़ा उठाने की सलाहियत पैदा करनी पड़ेगी कराची में। फिर कराची के अंदर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उन नालों के ऊपर, उन बरसाती नालों के ऊपर, और वो जमीनों पे कब्जा हो गया, वो कराची को छुड़वाना पड़ेगा। फिर सीवरेज की अपलिफ्टेज है वो होगी, तो फिर ये सारे मामला ठीक होंगे। 300 अरब का अच्छा पैकेज है। अगर हकीकतन आ जाए, मैं समझता हूं कराची को काफी रिलीफ मिलेगा इस पैकेज से, अगर हकीकतन ये और प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये लग जाए। ठीक है। तो मैं भी याद करा दूं कि पिछले टेन्योर के अंदर जो हमारे आरिफ अलवी साहब हैं, वो भी कश्ती के ऊपर बैठे, कराची जब तब डूबा था तो कश्तियों के ऊपर ये निकल आए थे और सारे टीवी को दिखा रहे थे कि क्या हालात है कराची के। बदकिस्मती से पीटीआई हुकूमत ने सबसे बड़ा यू टर्न दिया कि इस दफा वो कश्तियों पे नहीं निकले, जबकि वो खुद उन्होंने जिम्मेदारी पिछले साल से वो उठा रहे हैं कराची के लिए कि हम कराची को पैकेज देंगे। दूसरा, मैं समझता हूं अगर जिम्मेदारी की बात करें तो सबसे पहले जाहिर सी बात है 18वीं तरमीम के बाद जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत की होती है। उसके बाद अगर लोकल बॉडी का निजाम बन जाए, जो कि बना हुआ था पहले और एमक्यूएम थी, तो लोकल सिटी की डेवलपमेंट जो है वो लोकल बॉडी की जिम्मेदारी होती है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है कराची की। लेकिन अगर उनको फंडिंग ना दी जाए तो वो भी परफॉर्म नहीं कर सकेगी। और फिर वफाक अगर कोई इस तरह के नेशनल डिजास्टर के लेवल के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, जिस तरह कराची डूब गया इस दफा और बहुत लोगों का नुकसान हुआ, तो उसमें फेडरल हुकूमत की भी तो जिम्मेदारी बनती है, जहां से उनको बहुत बड़ा मैंडेट मिला। तो जिम्मेदारी तीनों हुकूमतों की बनती है। Exactly. और अगर आप इसी के कंपैरिजन में देखेंगे आप कि पंजाब में हमारी भी हुकूमत थी पिछले 10 सालों के अंदर, और उन 10 सालों के अंदर हमने एक मॉडल बनाया लाहौर के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का, जहां हमने टर्किश टेक्नोलॉजी हम लेके आए और उनसे इंस्पायर करके हमने उनके तर्ज के ऊपर, जिस तरह टर्की के अंदर कंपनी थी, हमने लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाई। उस एक प्रोजेक्ट को हमने कामयाब किया और फिर उस एक प्रोजेक्ट को हमने बाकी
जो 6-7 मेजर शहर थे पंजाब के उसके अंदर रेप्लिकेट किया। मिसाल के तौर पे फैसलाबाद में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनी, जहां टोटल एक होलसम पिक्चर ली गई कि पूरे शहर में कितनी वेस्ट इकट्ठी होती है और कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, कितने ट्रैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, किस तरह वो कूड़ा उठाया जाएगा, और वो उस तरीके को मैनेज किया गया। इसी तरह मैं समझता हूं कि बेसिक अव्वलीन जिम्मेदारी 12 साल से सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी है, वो भी जवाबदेह है वो अपनी प्रोविंशियल हुकूमत की, और इसी तरह एमक्यूएम अगर लोकल बॉडी में थी तो वो भी जवाबदेह है। सियासत नहीं होनी चाहिए, अब कोई रिजल्ट निकलना चाहिए, क्योंकि पिछले काफी अरसों से ये एक रूटीन बढ़ गई है कि कराची ने डूबना ही डूबना है। अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो फिर जो हादसा है वो बहुत ज्यादा शिद्दत पकड़ जाता है। जिस चीज पे इत्तेफाक है वो ये है कि पाकिस्तान की कौम जो है उस निहायत ही मुश्किल हालात में है। जो गरीब हैं वो गरीब से गरीब तर हो गए हैं, जो बेरोजगार हैं वो बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, और मुल्क की मईशत जो है वो तबाही के दर आ खड़ी हुई है। तो इस चीज पे मैं समझता हूँ खाली सिर्फ हमारा ऑपोजिशन का इत्तेफाक नहीं है, जो हुकूमत के हमायती पार्टीज हैं वो भी हुकूमत से नाला है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो अपने आप को बड़ी स्ट्रांग समझती है, असल में ये बेसाखियों पे खड़ी है, और ये बेसाखियां इनको किसी ने दी हुई हैं और सपोर्ट कर रही हैं इनको। और ये सपोर्ट जैसे ही खत्म होगी तो सबसे पहले तो इनके जो हमायती हैं वो इनको छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने भी जाके आगे इलेक्शन में वोट मांगने हैं, और उनको भी पता है कि अवाम का क्या हालत हो गई है पिछले 2 सालों के अंदर। तो हुकूमत में समझता हूँ किसी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है, ना इनकी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो पंजाब में है, ना इनकी फेडरल हुकूमत में है, ना बलोचिस्तान में है, केपी में मुझे नंबर्स एग्जैक्ट नहीं पता। तो इनकी ओवरऑल जो नंबर गेम है वो बड़ी बदतर है। इनको सिर्फ बिसाखियां दी हुई हैं, वेंटिलेटर दिया हुआ है, तो ये सांसें ले रहे हैं। जिस वक्त इनके वेंटिलेटर का बटन ऑफ हुआ तो ऑपोजिशन को भी मैं आपको बता दूं कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ये ड्रम से पूरी की पूरी हुकूमत गिर जाएगी। ऑपोजिशन अगर इकट्ठी हो जाती है और एक सख्त लायबल, क्या वो सिंध की तरक्की चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि जो फंड्स हैं वो दिए जाए, पैसे चाहते हैं? अब इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि एपीसी अब होगी या नहीं, क्योंकि तारीख फाइनल हो गई है, लेकिन साथ ही साथ पीपल पार्टी की चूंकि डिमांड्स भी पूरी हो रही हैं तो अब आगे होने के जा रहा है। तो नवीद चौधरी साहब पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नवीद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आप स्टूडियो में तशरीफ लेकर आए। राना एहसान साहब नून लीग से इनका ताल्लुक है, ये हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, और हुकूमती मौक़िफ़ और कुछ हुकूमत से जो हमारे सवालात हैं हम उनको भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनको भी अपने साथ हम लाइन पर लें। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। नवीद चौधरी साहब, अब बिलावल भुट्टो साहब क्या चाहते हैं? क्या वो पैसे चाहते हैं या फिर सिंध की तरक्की चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा सवाल आपने कहा, क्या वो पैसे चाहते हैं? बिलावल भुट्टो साहब ना कुछ अपनी ज़ात के लिए पैसे चाहते हैं, ना वो किसी से एहसान लेना चाहते हैं। जो सिंध की का हक है उसकी बात की गई थी, और जिसके ऊपर आपको याद होगा कि शिबली फराज साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि हम इनको पैसे नहीं देंगे। यानी कि पैसे वो उनकी ज़ाती मलकियत है, शायद दूसरे दे रहे, वो हुकूमत के पैसे हैं। उसके अंदर कोई भी शख्स बैठा होगा, उसने जो 18वीं तरमीम के तहत एलोकेशन है उसके हिसाब से कोई भी हुकूमत हो उसको पैसे देने हैं, उस चार्ज चलना है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के पैकेज की, एक पैकेज का उसके साथ कुछ लिंक नहीं है। जो पैसों की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, वो पैसे अगर वफाकी हुकूमत को अपने तौर पर फंड देना चाहती है और देखना चाहती है कि कुछ ऐसे मनसूबे वहाँ बनाए जाए जो कि सिंध के माली हालात के वजह से नहीं बन सकते, तो वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ये नहीं है कि नहीं, वो किसी मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन देखें ना, एक तरफ बिलावल साहब फंड्स की बात करते हैं और आज भी जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें भी बार बार उन्होंने फंड्स की बात की, और बड़े आपने भी देखा होगा कि इस तरह के तल्ख जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए थे कि जो बात करते हैं कि वफाक पैसे नहीं देगा वो उनका बाप। तो मतलब इस तरह की जब बातें की जाती है तो इससे तो जाहिर तौर से यही नजर आता है कि शायद वो ज्यादा उनका फोकस जो है वो तरक्की की बजाय पैसा है, कि विफाक जो है वो फंड्स जारी करे। तरक्की कैसे होगी? बगैर पैसों की तरक्की हो जाती है? आप किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपको फंड्स चाहिए। एक तरफ आप कंपैरिजन कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट का पंजाब के साथ, और पंजाब में कितना फंड्स लग रहा है और वो कितने पैसे लग रहे हैं और वहाँ क्या लग रहे हैं।
जब वहाँ पैसे उस हिसाब से मौजूद नहीं है तो अब तरक्की का लेवल वो ना रखें, या फिर वो दे कि जी हमने इतना फंड दिया था उसके मुताबिक ये तरक्की हुई है, तो फिर तो हम कहेंगे। लेकिन अब आपने देख रहे हैं कि वहाँ ज़रूरतें ज़्यादा है। कभी आप कराची को बाकायदा इस नज़र से देखते हैं कि जी इस कराची को एक बाकायदा वफाकी कंट्रोल एरिया बना दिया जाए, कभी वहाँ वो सियासत कर रहे हैं। कल भी वो सियासत करने जा रहे हैं इमरान खान साहब, आपकी उनके शेड्यूल देख लें जिसमें उन्होंने लिखा जो अपने दादियों से मिलेंगे, वो जिन से मिलके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो आपको नजर आ रहा है। क्या वजूहात है सबके कहने के बावजूद इमरान खान साहब पहले एक तारीख अनाउंस करते हैं फिर दूसरी करते हैं और अब सैटरडे को वो जाने का प्लान अनाउंस हुआ है। ये वजह है कि हालांकि सबसे ज्यादा सीटें उन्होंने वहां से जीती है, उनकी प्रायोरिटी पहले बनती थी। आगे भी बहुत से फंड उन्होंने अनाउंस किए, लगा 1 रुपया नहीं वहां तक ना दिया गया, सिर्फ किताबी बातें हुई। नहीं, अब आपको कोई तहफुजात है उनसे? मतलब ठीक है एक डेट फाइनल नहीं हुई थी, थोड़ी सी ताखीर हो चुकी थी, लेकिन अब तो उन्होंने फाइनल कर लिया ना। तो पूरी हुकूमत से है ना, उनकी गवर्नेंस से है, उनकी नाइली से है कि 2 साल में जो उन्होंने परफॉर्म किया वो आपके सामने है। खाली मेरे तहफुजात नहीं, पूरी अवाम के तहफुजात हैं, वो नजर आ रहे हैं। जब एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ये बात कह रहे हैं कि ये वफाकी हुकूमत मुआशी सूरत हाल तो छोड़े, वैसे भी गवर्नेंस के लिए काबिल नहीं है, नाअहल है, तो उस पर तहफुजात तो फिर सारी पूरा हो गया ना, फिर मेरे खाली तहफुजात नहीं रहा। तो हम तो उस बुनियाद पे बात कर रहे हैं जिस बुनियाद पे इसलिए APC और दूसरी चीज़ें बुला रहे हैं कि हमें समझ रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा है, और वो नुकसान तो ऐसा ना हो, खुदा ना खासा ऐसा ना हो कि जो बाद में संभाला ना जा सके और जिसके असरात बहुत दूर तक जाए। इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। जो बंदा पार्लियामेंट के ऊपर यकीन नहीं रखता, जो बंदा असेंबली को मानता नहीं है, जो बंदा अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करे तो लोकल गवर्नमेंट को नहीं मानता, जिसके अपने इर्द गिर्द करप्शन के माल लगे पड़े हैं और वो करप्शन की तरफ आज का वाकया देख ले ना कि एक उनके मिनिस्टर ने जो कि सबका जनरल है, उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम्हारी तरफ से। आज तो सोशल मीडिया पे कुछ और ही लतीफे चल रहे हैं कि जनाब मैं इस्तीफा देता हूँ, आपको इस्तीफे देने वाले होते हैं, ये बातें चल रही हैं। तो बात यह है कि दोनों मेयार क्यों रखा जा रहा है, जब आप खुद कहते हैं कि जो भी होगा वो पहले क्लैरिफाई करके कोर्ट से क्लियर हो गई तो फिर आए। उनके लिए आपने कह दिया, और उन्होंने भी रात बहुत एक अच्छा बात कही थी कि जी मैं CPAC को अपने पास रखूंगा। थोड़ा सा ये मुड़ा है, थोड़ा सा क्या मुड़ गया, तरफ जा रहा है टॉपिक, इसलिए मुड़ गया। नहीं देखिए आज की बात ये ना, अभी तो हम इस पर बात करते हैं। अभी मेरी तो बात सुन लीजिए ना, आप जब एक कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें हर टॉपिक आएगा। आप कंडक्ट की बात कर रहे हैं ना, मैं तो कंडक्ट की बात कर रहे हैं। नहीं आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन अभी पैकेज की बात हो रही है ना, पैकेज जब आएगा तो बात करेंगे ना। जो कराची की सूरत हाल है, जो सिंध की सूरत हाल है, बारिश आती नहीं है, कराची ज़बानी कलामी बातें तो बहुत सी है, पैकेज जब आएगा तो बात बढ़ेगी ना। अभी तो बातें की जा रही है। ये तो सेकंड प्रायोरिटी है ना, मतलब ये सेकंड चॉइस है उनकी, ठीक है। विफाक पे तो दूसरी तरफ बात जाती है, पहली तो आप लोगों पर बात आती है ना। सिंध आप लोगों के अंडर है, आप लोगों को उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहिए था। तो क्या आप लोग इंतजार कर रहे थे कि विफाक की तरफ से पैसा आएगा, फंड्स आएंगे, फिर उसकी तरक्की को मद्देनजर रखा जाएगा? जितना मेरे पास बजट था जिसमें से नए पैसे दिए गए, उन्होंने 247 अरब तो पिछला ही शॉर्टफॉल था उनका, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उस बजट को प्रॉपर तौर पे एक बजट पास करके असेंबली से एलोकेट किया, उसमें काम सब प्रोजेक्टों पे हुआ, उससे ज़्यादा पे भी हुआ बहुत सी जगह पे। तो इसलिए ये इल्ज़ाम मुझ पर नहीं लग सकता कि जी हमने वहाँ डिलीवर नहीं किया, हमने नहीं किया। लेकिन आपके मसाइल बहुत ज़्यादा है, कराची के अंदर मसाइल के इंतहा है, उसको करने के लिए किसी एक हुकूमत का काम नहीं है, उसमें सब ने मिल के काम करना है। अगर सब मिलकर काम नहीं करेंगे मुलाकात हो रही है, तो पता चल जाएगा। मुलाकात हो रही है, देख लेते हैं कि एक हुकूमत से तो संभाला नहीं जा रहा कराची, एक तो मिल मिला के विफाक और सूबाई हुकूमत जब मिलते हैं तो तब क्या नतीजा सामने आता है। तो ये भी अब ज्यादा दूर की बात नहीं है, कल मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद सब कुछ जो है वो सामने आ जाएगा। राना साहब आपको क्या लगता है, कल मुलाकात हो रही है, वजीर आजम साहब ने पहले जुमेरात फिर जुम्मा और अब आके हफ्ते को अनाउंस कर दिया है कि मुलाकात होगी, तो आपको लगता है कि ये जो हमें अनदेखी सी एक दरार नजर आ रही है पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान, विफाक के दरमियान, तो आपको लगता है कल की मुलाकात के बाद ये जो दरार है ये कुछ ना कुछ हद तक फिल हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कराची ने PTI को बड़ा मैंडेट दिया था इलेक्शन के बाद।
14 सीटें नेशनल असेंबली की कराची में पीटीआई जो है उसने विन की 2018 के इलेक्शन में। और कराची की अवाम को पीटीआई से बड़ी उम्मीदें थी। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट जो थी वो पीपल्स पार्टी की थी, उनसे भी बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन बदकिस्मती से अगर पीटीआई की बात की जाए तो 2 सालों में कराची को इस गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। यहां तक कि मार्च 2019 में इमरान खान साहब ने 160 अरब के पैकेज का अनाउंस किया था कराची के लिए, और 1.5 साल गुजर गया उस पैकेज को अनाउंस किए हुए, लेकिन 1 आना बल्कि 1 अरब रुपया भी वफाक से कराची को नहीं मिला। और वो वादे इनके झूठे निकले और बेबुनियाद और खोखले निकले। अच्छा, अब 2 दफा कराची डूब गया है। पिछले साल भी डूबा था, इस साल भी कराची डूब गया। अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ, तजारत में नुकसान हुआ, लोगों के घर डूब गए, फर्नीचर डूब गए उनके। यानी कि अब इमरान खान साहब, जबकि ऑपोजिशन लीडर भी कराची का चक्कर लगा चुके हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कराची का चक्कर लगा चुके हैं, अब जब सब कुछ डूब के ठीक होने की तरफ जा रहा है तो इमरान खान साहब आखिर में चक्कर लगाने जा रहे हैं कराची के ऊपर। तो मैं तो पहले सबसे समझता हूं कि इमरान खान साहब ने इस पूरे क्राइसिस के अंदर कराची को इग्नोर किया, और अब जब बरसात खत्म और इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं तो अब वो वहां पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं। चले देर आए दुरुस्त आए, यानी कि लेट आए लेकिन सही रास्ते पे आ गए। अब उम्मीद क्या की जा सकती है? अल्लाह करे कि इस दफा जो ये वादा करें वो पिछले वादे की तरह झूठा ना साबित हो। जिस तरह उनके दर्जनों वादे झूठे साबित हुए, तो उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। तो हमें उम्मीद यही है कि इमरान खान साहब जो भी पैकेज अनाउंस करेंगे वो हकीकतन उसमें कोई शायद अमली जामा भी उसको। राना साहब, आपको लगता है जो जराए कह रहे हैं उसके मुताबिक जो अनाउंस किया जाएगा पैकेज वो तकरीबन 300 अरब का पैकेज होगा या इससे ज्यादा का पैकेज होगा? तो आपको लगता है कि कराची के जितने मसाइल हैं वो इतने पैकेज में हल हो जाएंगे? देखिए, कराची का क्या मसला, जो मेरे नजदीक, जितनी मैंने कराची को स्टडी किया है, कराची का सबसे बड़ा मसला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। कराची प्रोड्यूस करता है 16,000 टन कचरा हर रोज। हुकूमत की जो उनकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, वो उठा सकती है 8 से 9,000 टन डेली का। इसका मतलब है 7 से 8,000 टन कचरा उठाने की सलाहियत ही नहीं रखती है हुकूमत। वो कचरा जमा होता रहता है और वो फिर नालों में, गलियों में जो बरसाती नाले होते हैं या सीवरेज में, उनकी ब्लॉकेज करके। एक तो ये मसला है इनको सॉलिड वेस्ट को। अब ये इसकी बारीकी के अंदर तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको 8,000 एडिशनल टन कूड़ा उठाने की सलाहियत पैदा करनी पड़ेगी कराची में। फिर कराची के अंदर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उन नालों के ऊपर, उन बरसाती नालों के ऊपर, और वो जमीनों पे कब्जा हो गया, वो कराची को छुड़वाना पड़ेगा। फिर सीवरेज की अपलिफ्टेज है वो होगी, तो फिर ये सारे मामला ठीक होंगे। 300 अरब का अच्छा पैकेज है। अगर हकीकतन आ जाए, मैं समझता हूँ कराची को काफी रिलीफ मिलेगा इस पैकेज से, अगर हकीकतन ये और प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये लग जाए। ठीक है, अगर प्रॉपर प्लानिंग की जाए तो फिर ये पैकेज जो है ये कारआमद साबित हो सकता है। नवीद चौधरी साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने जो आज कहा है उसके मुताबिक वो चाहते हैं कि जो जारी मंसूबों की उनकी जो लागत है तकरीबन 800 अरब के जारी मंसूबे है, तो उसको डबल कर दिया जाए तो तब कराची में इनकलाब आ सकता है। खाली एक इशू राणा साहब ने उठाया कि वहाँ एक इशू नहीं है। देखिए, कराची को जब आप देखेंगे तो ओवरऑल पैकेज आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पानी का मसला है, जो पीने का पानी वहाँ अवेलेबल नहीं होता। वो फिर ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है, अवामी ट्रांसपोर्ट नहीं है वहाँ, और बहुत से इतने मसाइल हैं। जब आप बात करें तो फिर आपको सब चीजों का मद्देनजर रखकर 300 अरब अगर अनाउंस करते हैं इससे थोड़ा सा ज्यादा तो ये कम होगा। मेरी बात सुन लीजिए ना जी, वो सब कह देख रहे। अब देख रहे हैं 300 अरब करते क्या है अनाउंस? अगर तो वहां से सियासत अपने तादियों को खुश करने के लिए, जो कि उनका प्लान नजर आ रहा है, और ऐसे ही क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेटर नया बनेगा जो आगे कराची में मेयर के बाद, उसके ऊपर क्या उनके अपने इश्यूज हैं, किस तरीके से लाना चाहते हैं, तो अपने बंदे को लाने के लिए जोड़ देते हैं या कोई तरीका करता है। ये बहुत से मैकेनिक्स हैं जिस पे आगे बात चलनी है, खाली एक इश्यूज नहीं है। और ये खाली पैकेज अनाउंस होने की बात नहीं, इस पर इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि हुकूमत सिंध को अख्तियार होना चाहिए उसको इस्तेमाल करने का। उसके ऊपर आपने सुपरवाइजरी बॉडी बनानी है, कोई बना ले जो उसको ऑडिट करे, देखे। मेरी बात सुन लीजिए ना, जो ऑडिट करे देख ले। लेकिन अगर आप कहें जी ये हमारे जी MNA और उनके MPA जाके अपने फंड लगाएंगे, तो फिर तो वही लूट पार होगी जो पहले
होती रही है लूट मारो में, ना किसी के साहब बने ना किसी के किताब बने। अगर तो देखें, अगर तो ये पेशावर जैसी बीआरटी वहां बनाना है इन्होंने शुरू कर दी, फिर तो ये पैसे बड़े थोड़े हैं। और जो बजट है उसका जाहिर सी बात है कुछ स्कोप या मैंडेट होगा कि उसने क्या कराची की ट्रांसपोर्ट भी हल करनी है, क्या उसने कराची की सॉलिड वेस्ट भी हल करनी है, क्या उसने कराची की सीवरेज का मसला भी हल करना है। तो जाहिर सी बात है सब कुछ तो इस मसले से इन पैसों से नहीं हल हो जाएगा। इसका क्या स्कोप है, इसका कितनी देर में इनकी क्या जो इन्होंने क्या इनके टारगेट हैं, किन किन मसाइल को हल करना है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर इन्होंने बीआरटी जो 100 अरब के ऊपर बना दी, अगर उस जैसा प्रोजेक्ट कर दिया तो फिर तो शायद कुछ भी ना ये कर सकें। राना साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि मैं भी इस बात को मानती हूं कि बहुत ज्यादा मसाइल हैं कराची में, तो एक मसले का सिर्फ हल जो है वो मुमकिन बनाना नहीं है, बेसिकली वहां के जो तमाम मसाइल है उनको ही हल करना है। तो जो पैकेज पर गुफ्तगू हो रही है, कमल शोजब साहब तरीके इंसाफ से इनका ताल्लुक है, इन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। कमल साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। क्या कहेंगी, वजीर आजम इमरान खान साहब कल जा रहे हैं, जो जराए बता रहे हैं, क्या पैकेज उतना होगा या फिर कितना पैकेज, रिलीफ पैकेज कितना आप अनाउंस करने जा रहे हैं सिंध के लिए? जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि कराची का इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, वो ढके छुपे नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद जो 12 सालों में कराची के हालात बना दिए गए, 10 साल अभी के और 2 साल उससे पहले वाले भी, और एक ही जमात के इख्तियारात में सब कुछ है, लेकिन मैं हैरान होती हूँ कि किस ढिठाई के साथ वो अपने कंधों पे से सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है या बर्डन उसका शिफ्ट कर देते हैं और वफाक पे डालने की कोशिश करते हैं। और कल जो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन वहां तशरीफ ले गए, मुझे उनके पुराने दौरे याद आ रहे थे कराची के, कि कराची वाले जो पान खाते हैं हम इन्हें तमीज सिखा देंगे, हम कराची को लाहौर की तरह बना देंगे अगर हमें मौका मिल गया। तो अब इनके रवैये भी बदल गए, इनकी जुबानें भी बदल गई हैं, और अब जो मुकमुका की सियासत पहले कुछ ढकी छुपी होती थी वो खुल के सामने आ गई। तो इसको हम कहते हैं हिस्टोरिक यू टर्न। अब आ जाए जी जो कल की आपने बात की, 18वीं तरमीम के बाद फेडरल का जो रोल होता है बराह रास्त वो सूबे में नहीं होता। सेकंड बात यह है कि बहुत सारे इदारे होते हैं जो सूबे ने आगे डिवॉल्व करने होते हैं लोकल गवर्नमेंट को, और इख्तियारात के साथ डिवॉल्व करने होते हैं। यानी कि अगर एनएफसी पे वो क्लेम करता है सूबा कि हमें एनएफसी मिलना चाहिए, तो उसको पीएफसी भी करना पड़ता है, क्योंकि पिछले 12 साल से सिंध में नहीं हुआ। और बिलखसूस कराची का अगर जिक्र करें तो कराची को तो बड़ा सिस्टमैटिकली, बड़ी मेहनत करके, बड़ी साजिशें करके तबाह किया गया है, और पिछले 2 सालों से तो कराची को सजा दी जा रही है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को वहां से इलेक्ट क्यों नहीं किया। तो लेकिन कमल साहब देखिए, कुछ रोल तो विफाक का भी बनता है ना, बड़ा उन्होंने मैंडेट आप लोगों को दिया है, तो आप लोगों का भी तो कुछ बनता है ना कमल साहिबा? जी मैं उसी पे बयान कर रही हूँ, अगर आप उसको जरा रजिस्टर करें। मैं आपसे ही सवाल कर लेती हूँ, मुझे ये बता दीजिए कि वफाक में जो 14 MNA हैं जो कराची से इलेक्ट होकर आए हैं, वो डायरेक्टली जाके कराची में क्या कर सकते हैं, जरा बताएंगी? जो 50 करोड़ लेके आए वो किधर गया चला है? एक मिनट जी, मुझे बात करने दें। जो 50 करोड़ में पास हो, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब है कि 50 करोड़। नवीद साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। कमल साहिबा 50 करोड़ का आप सवाल कर ले रहे हो उनसे। जी मैं इजाजत जवाब बात करने की है। जी कंटिन्यू करिएगा अपनी बात कमल साहिबा। जी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप देख लें तो MNA डायरेक्ट सूबाई हुकूमतों की मौजूदगी में काम किस तरह करें। दूसरी बात यह है कि आप जरा 20 जून की अखबार उठाइए डॉन की, और उसमें मुराद अली शाह साहब की स्टेटमेंट्स देखें कि जहां सिंध हुकूमत ने जाके सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है कि वफाक डेवलपमेंट फंड्स डायरेक्ट MNA को दे के वहां काम ना शुरू कराए। तो ये पक्ति 1 इंच की इजारादारी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद वजीर आजम साहब, क्योंकि अवाम पाकिस्तान की है और हम इस लासानियत और इस ये जो सूबाई नाम पे जो लूट खसूट जारी है, इससे अबब होके लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं। ठीक है। इसलिए जो 4 मेजर जो इलाके हैं जिसके ऊपर या 4 मेन ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे काम किया जा रहा है, सबसे पहले तजावुजात और नालों की सफाई, जो इंक्रोचमेंट्स है इलीगल, उनको हटाना। नंबर 2 कि वहां पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए कि पानी का निजाम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह की जाए। और नंबर 4 है ट्रांसपोर्ट। आज तक एक इमरजेंसी सर्विस एम्बुलेंस ये हुकूमत नहीं दे सकी अपनी आवाम को। पीने का जो तो कमल साहिबा कितना रिलीफ पैकेज आप कल अनाउंस करने जा रहे हैं?
देखिए उसके लिए आप मेरे ख्याल में चंद घंटे ही रह गए हैं, चंद घंटे ही रह गए, बेहतर होगा। नवीद साहब मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। पहले मुझे पूरा ये तो पूछ लेने दे, पैकेज कितना ये अनाउंस करने जा रहे हैं, कुछ पता चलेगा तो उसके मुताबिक ही फिर आगे कुछ बात। ऑलरेडी अनाउंस किया, उसका तो पूछ रहे हैं। देखिए जी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ आपको कि अभी जब कोरोना के डेज थे तो अवाम को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया गया और अभी भी ट्राई किया जाएगा कि अवाम पे पैसे लगाए जाएंगे। इनके बेबी को कमल साहिबा इनकी कमल साहिबा आप लोग आप ये बता दें, आप ये बता दें कि सिंध के लिए क्या रिलीफ कल आप देने जा रहे हैं? क्या ये भी रिलीफ वैसा होगा या ये भी पैकेज वैसा होगा जो आपने माजी में अनाउंस किया था और ताहाल उसका अभी तक पता नहीं है? क्या ये भी वैसा ही होगा कि वाकई में कल अगर आप अनाउंस करेंगे तो उसके लिए आप फर्ज जारी भी करेंगे? देखिए जी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि चंद घंटे रह गए, वजीर आजम साहब ने तशरीफ ले जानी है और बेहतर होगा कि उनके मुंह से ही आप अनाउंसमेंट सुने। सेकंड बात यह है कि इनके बेबी को कैश नहीं मिलने वाला, अवाम के पास कैश जाएगा। बस 160 अरब रुपए का जो एहसास प्रोग्राम है उसमें से 62 अरब रुपया 32% सिंध की अवाम को डायरेक्ट गया है, जो आपने जेब से दिया है। हमारे लिए अवाम सुप्रीम है। हमने जरदारी लीग की जेबें नहीं भरनी, ना हमने बैंक अकाउंट में पैसे जाने देने, ना कुल्फी फालूदे वालों के पास जाने। कमल साहब आपसे पीपल्स पार्टी में से नवीद चौधरी साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। निकलवा के अपने अपने बॉसेस की जेबों में डलवाए तो वो नहीं होने वाला। अवाम के पास पैसा जाएगा, कमल साहिबा वो इंश्योरिटी नहीं होगी, ये देख के रख लें। कमल साहिबा जो भी उनके स्पोक्स पर्सन बैठे हैं कि आप जरदारी लीग के कमल साहिबा पीपल्स पार्टी से नवीद चौधरी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जो आपने बातें की उनका जवाब देना चाह रहे हैं। नवीद साहब वो भाग गई हैं, वो जा चुकी हैं, आपके कट गए। यही इनका तरीकाकार है, अपनी तकरीर फरमाए और उसके बाद भाग जाए, क्योंकि इनके सच है ही नहीं, सब झूठा। और इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि इनसे सवाल ये करे, उनकी बातें न सुने, उनकी तकरीरें रोज सुन के मैंने वो बात की है लेकिन उन्होंने उसका जवाब उन्होंने मतलब ये वजीर आजम साहब आएंगे कुछ ऐसा कहेंगे, कोई जवाब है ही नहीं। जो पैसे देने की असास प्रोग्राम की बात की, वो इनको सपोर्ट का नाम चेंज कर देना, वो कौन सा बात है? इसलिए मैं अवाम को पैसे, अवाम के पैसे नजर आ रहे हैं। अगर अवाम को पैसे मिल रहे होते तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या जरूरत है कहने की थी कि ये नाअहल हुकूमत है, इनकॉम्पिटेंट है और बिल्कुल डिलीवर नहीं कर रही, और ये अभी आज तक ये कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सिर्फ ये बातें कर रहे हैं और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। ना इनका कोई इंटरेस्ट है पाकिस्तान की अवाम के साथ, ना इनका इंटरेस्ट है महंगाई को कंट्रोल करने में, ना इनका इंटरेस्ट है किसी को फैसिलिटेट करने में। इनकी सिर्फ बातें अपनी जात की तरफ है और घर के अंदर कैसे पैसे बनाने और क्या नहीं करना। मैंने पहले कहा था कि जब मैं बात करें जब ये भाग जाएंगी, और वो भाग गई। अब बुलाने की कोशिश नहीं आएंगी, दोबारा से वो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नवीद मैं आपके साथ पूरा टाइम में बेट लगा तो ना आए वापस, चल देख लें, वो नहीं आएंगी। चलिए इस बात का तो जवाब उनके पास नहीं होगा, इसलिए वो चले गए। आप इस बात का जवाब दे रहे हैं कि जिम्मेदारी तो आपकी है ना, आपकी सिंध की जिम्मेदारी, कराची की जिम्मेदारी आपके कंधों। मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे वफाक पैसे, मेरा जो हिस्सा बनता है वो दे तो मैं उस पर लगाऊं। अगर मुझे वफाक पैसे नहीं दे रहा पिछले 5 साल में या पिछले सालों में, तो मैं क्या हिस्सा लगाऊंगा? मतलब कि मेरी बात सुन, अगर विफाक नहीं देगा तो आप सिंध की तरक्की के लिए कुछ नहीं करेंगे। पैसे वहां से मुझे, आपको सिस्टम पता है हुकूमत चलाने का? वफाक ने, हम टैक्स इकट्ठा करके वफाक को भेज दिया, वफाक ने हमारा हिस्सा में देना होता है। सिंध ने सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा करके दिया, तो क्या वफाक ने हमने 247 अरब रुपया जो पिछला शॉर्टफॉल हमें आज तक दिया? नहीं, वफाक उस पर रोक के बैठी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वफाक ने मुझे पेमेंट देनी है, वो देंगे तो हम चलाएंगे ना। या तो हमें डायरेक्ट कह दें कि जी आप खुद टैक्स इकट्ठा करें, टैक्स लगा के करते तो हम अभी कर देते हैं, सुबह शुरू कर देते हैं। वो फिर कहेंगे जी वफाक को खतरा हो गया। इसलिए आप उनकी जिम्मेदारी देखें। हम हर मीटिंग में गए हैं, हर जगह पे बैठे हैं, हर जगह अटेंड किया है, मुराद शाह ने हर चीजें अटेंड की है। उसके बाद भी अगर कमिटमेंट करके भाग जाए, आपने वहां का जी हम ट्रेन सिस्टम चलाएंगे, शेर रशीद साहब रोजाना बड़ी तकरीरें फरमाते रहते हैं, लेकिन क्या वहां हुआ? अभी तक वो रेलवे अपनी पोजीशन क्लियर नहीं कर सका। तजावाज़ात जो हुई है वो रेलवे ने अपनी क्लियर नहीं करवा सका। तो जब आपका अमल दरामद फर्क है, आपके तरीकाकार में फर्क है, तो फिर कैसे ऐसी बातें करने से नहीं काम होना, अमल से कैसे काम होना है? राना साहब सियासत कर रहे हैं सारे ही, लेकिन
जिस तरह से पीपल्स पार्टी कहती है कि जो तहरीक इंसाफ है ये सियासत कर रही है, तरक्की के लिए कुछ नहीं कर रही, तो काइंडली ये बता दीजिएगा कि कौन सी पार्टी तरक्की के लिए काम कर रही है? देखा जाए तो सारी पार्टीज ही सियासत ही कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो कमल बीबी ने एक यू टर्न की बात की जो हमारे लीडर ने लिया, तो मैं भी याद करा दूं कि पिछले टेन्योर के अंदर जो हमारे आरिफ अलवी साहब हैं वो भी कश्ती के ऊपर बैठे, कराची जब तब डूबा था तो कश्तियों के ऊपर ये निकल आए थे और सारे टीवी को दिखा रहे थे कि क्या हालात हैं कराची के। बदकिस्मती से पीटीआई हुकूमत ने सबसे बड़ा यू टर्न लिया कि इस दफा वो कश्तियों पे नहीं निकले, जबकि वो खुद उन्होंने जिम्मेदारी पिछले साल से वो उठा रहे हैं कराची के लिए कि हम कराची को पैकेज देंगे। दूसरा, मैं समझता हूँ अगर जिम्मेदारी की बात करें तो सबसे पहले जाहिर सी बात है 18वीं तरमीम के बाद जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत की होती है। उसके बाद अगर लोकल बॉडी का निजाम बन जाए, जो कि बना हुआ था पहले और एमक्यूएम की, तो लोकल सिटी की डेवलपमेंट जो है वो लोकल बॉडी की जिम्मेदारी होती है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है कराची की। लेकिन अगर उनको फंडिंग ना दी जाए तो वो भी परफॉर्म नहीं कर सकेगी। और फिर वफाक अगर कोई इस तरह के नेशनल डिजास्टर के लेवल के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, जिस तरह कराची डूब गया इस दफा और बहुत लोगों का नुकसान हुआ, तो उसमें फेडरल हुकूमत की भी तो जिम्मेदारी बनती है, जहां से उनको बहुत बड़ा मैंडेट मिला। तो जिम्मेदारी तीनों हुकूमतों की बनती है। Exactly. और अगर आप इसी के कंपैरिजन में देखेंगे आप कि पंजाब में हमारी भी हुकूमत थी पिछले 10 सालों के अंदर, और उन 10 सालों के अंदर हमने एक मॉडल बनाया लाहौर के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का, जहां हमने टर्किश टेक्नोलॉजी हम लेके आए और उनसे इंस्पायर करके हमने उनके तर्ज के ऊपर, जिस तरह टर्की के अंदर कंपनी थी, हमने लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाई। उस एक प्रोजेक्ट को हमने कामयाब किया और फिर उस एक प्रोजेक्ट को हमने बाकी जो 6-7 मेजर शहर थे पंजाब के उसके अंदर रेप्लिकेट किया। मिसाल के तौर पे फैसलाबाद में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनी, जहां टोटल एक होलसम पिक्चर ली गई कि पूरे शहर में कितनी वेस्ट इकट्ठी होती है और कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, कितने ट्रैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, किस तरह वो कूड़ा उठाया जाएगा, और वो उस तरीके को मैनेज किया गया। इसी तरह मैं समझता हूं कि बेसिक अव्वलीन जिम्मेदारी 12 साल से सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी है, वो भी जवाबदेह है वो अपनी प्रोविंशियल हुकूमत की, और इसी तरह एमक्यूएम अगर लोकल बॉडी में थी तो वो भी जवाबदेह है। सियासत नहीं होनी चाहिए, अब कोई रिजल्ट निकलना चाहिए, क्योंकि पिछले काफी अरसों से ये एक रूटीन बढ़ गई है कि कराची ने डूबना ही डूबना है। अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो फिर जो हादसा है वो बहुत ज्यादा शिद्दत पकड़ जाता है। बिल्कुल ऐसी ही अब सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि कुछ रिजल्ट्स भी सामने आने चाहिए। मुलाकात हो रही है, उम्मीद करते हैं कि इस मुलाकात का जो नतीजा है वो अच्छा जाहिर हो। और फिर अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे कि एक तरफ पीपल्स पार्टी की डिमांड्स पूरी हो रही हैं तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में करेगी। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। द सैवी स्कूल पाकिस्तान का पहला 7-स्टार स्कूल है। The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. The Savvy School, पाकिस्तान का पहला 7-स्टार स्कूल है। The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. Dream big with AGS. Dream big with AGS. Dream big with AGS. The Savvy School, पाकिस्तान का पहला 7-स्टार स्कूल है। The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. Dream big, let's touch the sky. Dream big, we shine like a sun. Dream big, let's be the one. We have the dream, we have the dare. Our smart future begins here. Dream big with AGS. The Savvy School, पाकिस्तान का पहला 7-स्टार स्कूल है। The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. Dream big, let's fly so high. Dream
shine like a sun. Dream big, let's be the one. We have the dream, we have the dare. Our smart future begins here. Dream big with AGS. Dream big with AGS. Dream big with AGS. वेलकम बैक नाज़रीन। अभी कुछ बात करते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, जो कि हम तकरीबन 3 से 4 महीने पहले से हम सुनते आ रहे थे कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, तमाम अपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं वो मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देंगी, हुकूमत को किस तरह से घर भेजना है इसके ऊपर बात होगी, हिकमत अमली बनाई जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई डेट वगैरह फाइनल नहीं हो रही थी, तो अब फाइनली उन्होंने डेट फाइनल कर दी है कि इसका इनेकाद कौन सी तारीख को होगा। और इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी जो है वो तमाम पार्टीज को इकट्ठा करके, तो नवी साहब, एक तरफ आप लोगों की डिमांड्स भी विफाक पूरी कर रहा है, जिस तरह से आप लोगों की डिमांड थी कि फंड्स वगैरह जो हैं वो नहीं जारी किए जा रहे, तो अब कल फंड्स वगैरह का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आके पीपल्स पार्टी जो है वो इस्लामाबाद में तमाम पार्टीज को इकट्ठा करके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद करेगी। तो मतलब आप लोग अब क्या चाहते क्या है, क्या डिमांड्स क्या देखिए, हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सूबे की पार्टी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत जमहूरियत के लिए बहुत जदोजहद की है, बहुत सी जानें कुर्बान हुई हैं, फांसियाँ लगी हैं, कोड़े खाए हैं, हमने जेलें काटी हैं। वो इसलिए नहीं काटी कि हमें को पैसे का फंड मिल जाएगा तो हमें बहुत सी फैसिलिटी मिल जाएंगी। बात यह है कि मुल्क की आवाम के अंदर जो इस वक्त महंगाई में के बोझ तले दब चुकी हुई है, जिन माशी सूरत हाल इतनी बुरी है कि जो आपके इंडिकेटर आपके नजर आ रहे हैं वो कहाँ जा चुके हैं, वो माइनस में जा चुके हैं जीडीपी के। तो इन्फ्लेशन, अफराद ज़र जो है उसकी रेशो बढ़ती जा रही है, कंट्रोल ही नहीं हो पा रही। एग्जैक्टली। एक तरफ आप कहते हैं जी बिजली सस्ती करने जा रहे हैं और वो हमने पैकेज कर लिया, और दूसरे दिन आपका अनाउंस होता है जी 7 रुपये बिजली महंगी हो गई है। एक दिन आप जो चीज़ आप कहे, तो ये जो गवर्नेंस की नाअहली है, हम उसके खिलाफ ये बात करने जा रहे हैं एपीसी के अंदर। और ये एपीसी वहाँ बैठ के करेगी कि मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ एक तकसीम किया है मुल्क के अंदर। तकसीम क्या किया है, जो करप्ट लोग उनकी कश्ती में बैठ जाएं वो नेक साफ है, और जो लोग इनकी कश्ती से बाहर हैं वो करप्ट हो गए हैं। ये तरीकाकार जब उन्होंने इस्तेमाल किया, और नैब के जरिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके सामने है। आज एक ताज़ा मिसाल उसकी मौजूद है जनरल आसिफ बाजवा साहब की, कि उन्होंने कल एक ट्वीट पे कहा, जो क्लैरिफिकेशन दी, किसी ने उस क्वालिफिकेशन को नहीं मांगा। आप उठा के देख लें सोशल मीडिया बड़ा पड़ा है इस चीज के ऊपर। लेकिन उन्होंने हर प्रोग्राम में जाके मेरी बात सुन, तो भाग भी गए ना शाहजेब के प्रोग्राम में, शाहजेब के प्रोग्राम में भाग गए थे तो क्या फायदा हुआ? लेकिन वजीर आजम इमरान अच्छा खान सुन साहब तो ले ना, मेरी बात सुन सुने, सुन ले, मुझे पता है वजीर आजम ने क्या नहीं, कहा। आप ये बताइएगा। मेरी बात सुने ना, जी। सुने, ये किस्सा आपको ये चुप रही है बात तो मैं बंद कर देता हूँ और बात कर देता नहीं, हूँ। ऐसी तो बात जब ये बात कर रहे हो नहीं आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। बात एक्चुअली ये है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आप लोगों की डिमांड्स पे पूरी हो जाती कौन सी है। डिमांड पूरी कर रहे हैं? मेरी डिमांड क्या ये है कि कराची का पैकेज दे दो, ये मेरी डिमांड नहीं है, ये पूरे कराची के अवाम की डिमांड है, मेरी अकेले की डिमांड नहीं है। और ये वो डिमांड ये आज के नहीं है, जब से आए हैं, जब वो अपोजिशन में थे तब वो कराची में जाके तकरीरें करते थे कि मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा। वो लोग देख रहे हैं कि जो तुमने वादे किए थे वो कहाँ गए भाई, वो आगे पूरे करो। इमरान खान साहब ने वहाँ जितने वादे किए हैं, क्या उसमें से एक वादा कुछ और है? आज भी उनके वादे उठा के देख ले, वो वादे क्या कर रहे हैं। वो मेरी डिमांड नहीं है, मेरी डिमांड है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, महंगाई के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, गरीब आदमी जो मर रहा है उसके रोजगार का कोई सिलसिला होना चाहिए। आपने 1 करोड़ नौकरी की बात की, नौकरी रखने की बजाय उसे निकालना शुरू हो गए। आपने इदारों को मजबूत करने की बात की, सारे इदारे तबाह हो गए, सब इदारों को तबाह किए जा रहे हैं। पीआईए जैसे इदारे को भी आपने बेचने पे लगा दिया। इसलिए आज अपना हर चीज पे तो आप, और जो आपके साथ करप्ट लोग बैठे हैं उनका एहतसाब कहाँ गया? एहतसाब की बात तो करते हैं। बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन जो बात गौर तलब है वो ये है कि तमाम पार्टीज जो अपोजिशन की बड़ी जमातें थी उनमें हमें इख्तलाफात बड़े देखने में मिले हैं। जब भी एपीसी की बात होती थी तो बात तो सारे करते थे, लेकिन जब उसकी डेट फाइनल करनी होती थी या एपीसी मुनक्किद करनी होती थी, तमाम पार्टीज हमें बिखरी हुई दिखाई देती थी। अभी तमाम पार्टीज एक पेज पर मुत्तहिद हो चुकी। कोई पार्टी बिखरी नहीं थी। हर पार्टी का एक अपना तरीका कार है कि किस तरीके से आना है।
एक इश्यूज ये है कि इस हुकूमत को हटाने के लिए क्या हमें असेंबलियों से इस्तीफे देने हैं, क्या हमें सड़कों पे आना है, क्या हमने क्या करना है, वो हर एक पार्टी अपना अपना होमवर्क कर रही थी। एपीसी के अंदर वो अभी होमवर्क कंप्लीट हो गया तो इसलिए एपीसी आ रही है ना। मतलब क्या करने जा रहे हैं आप? वो एपीसी पे बता देंगे आपको क्या होगा। जब एक कंसेंसस बनेगा उसके अंदर हर पार्टी अपना अपना नुक्ता नजर पेश करेगी, उसके ऊपर जो इत्तेफाक राय होगा उसके ऊपर ठीक है, इसका मतलब ये है कि सबने अलग-अलग से पॉइंट्स अपने बना लिए, वो एपीसी जब आएगी उस एपीसी में आप लोग जो है मुशावरत करके जिन पॉइंट्स पर एग्री करेंगी तमाम जमातें, फिर उसको लेकर आप आगे चलेंगे। यही तरीकाकार होता है और इसी तरीके से होता है। राना साहब, एपीसी की चूंकि तारीख तय हो चुकी है, नून लीग क्या इस बार हमें दिखाई देगी इस एपीसी में जाएगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो ये माजी में ही कह दिया था कि पीपल्स पार्टी जो है वो एपीसी मुनक्किद करेगी, नून लीग को दावत देगी, नून लीग चाहे तो आए, नून लीग नहीं चाहती तो वो ना आए। देखें, सबसे पहले तो ये जो ख्यालायां किया जा रही थी कि ऑपोजिशन बिखर गई है, ऑपोजिशन जो है वो कमजोर हो गई है, इकट्ठी नहीं हो रही, मैं समझता हूं कि ये डेट आने से वो सब जो प्रिडिक्शंस थी वो हुकूमत की झूठी साबित हो गई और ऑपोजिशन ने डेट डिसाइड कर ली। देर क्यों हुई इस डेट को डिसाइड करने में? क्योंकि हर पार्टी का एक अपना लाएमल था कि किस तरीके से हमें आगे चलना है, और आज वो एक मैं समझता हूं कि इकट्ठे हो गए इस डेट को डिसाइड करके कि सब लोग इकट्ठे होंगे। अब इस एपीसी के अंदर क्या होगा? इसके अंदर देखें, ऑपोजिशन के पास 4-5 तरीके हैं, जिसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक है, असेंबलियों से रिजाइन देना है, धरने की ऑप्शन है, सड़कों पे रैली निकाल सकते हैं हम, अवेयरनेस कैंपेन जो हुकूमत का जो झूठ है, जो जिसको वो सच साबित करके बार बार जो है वो रोज टीवी पे अपने बयान देती हैं, उसको बेनकाब करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ होगा और यहाँ जब हम इकट्ठे होंगे तो इंशाल्लाह ताला कंसेंसस डेवलप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर राणा साहब एक चीज जो सबके माइंड में आती है और ये सवाल जन्म लेता है कि जब इस तरह का कुछ होने लगता है, जब हुकूमत को घर भेजने के लिए तमाम जमातें कुछ अनाउंस करने लगती हैं, तो तभी हमें इख्तिलाफात सामने आ जाते हैं और अदम एतमाद का इजहार किया जाता है। तो क्या अभी आके जब विफाक की तरफ से सिंध हुकूमत को पैकेज भी दे दिया जाएगा, अनाउंस भी कर दिया जाएगा, रिलीफ दे दिया जाएगा, तो क्या नून लीग को इस बात का वो अदम इत्तेमाद का इजहार तो नहीं पीपल्स पार्टी पे करेगी? क्या आया अब वो जो है कहीं यू टर्न ना ले ले और कहीं इस कंसर्न से फिर ना जाए? देखिए, कराची का जो पैकेज है वो कोई सिंध हुकूमत पे एहसान नहीं है, वो कराची की अवाम का हक है, उनके राइट्स हैं जो वो उनको दे रही हैं। देखिए, हमारे 10 इख्तलाफात हो सकते हैं पीपल्स पार्टी के साथ, MQM के साथ मिसाल के तौर पे, या JUIF के साथ, लेकिन हमारा जिस चीज पे इत्तेफाक है वो ये है कि पाकिस्तान की कौम जो है उस नहायत ही मुश्किल हालात में है। जो गरीब हैं वो गरीब से गरीब तर हो गए हैं, जो बेरोजगार हैं वो बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, और मुल्क की मईशत जो है वो तबाही के दर आ खड़ी हुई है। तो इस चीज पे मैं समझता हूँ खाली सिर्फ हमारा ऑपोजिशन का इत्तेफाक नहीं है, जो हुकूमत के हमायती पार्टीज हैं वो भी हुकूमत से नाला है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो अपने आप को बड़ी स्ट्रांग समझती है, असल में ये बेसाखियों पे खड़ी है, और ये बेसाखियां इनको किसी ने दी हुई हैं और सपोर्ट कर रही हैं इनको। और ये सपोर्ट जैसे ही खत्म होगी तो सबसे पहले तो इनके जो हमायती हैं वो इनको छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने भी जाके आगे इलेक्शन में वोट मांगने हैं और उनको भी पता है कि अवाम का क्या हालत हो गई है पिछले 2 सालों के अंदर। तो हुकूमत में समझता हूँ किसी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है, ना इनकी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो पंजाब में है, ना इनकी फेडरल हुकूमत में है, ना बलोचिस्तान में है, KP में मुझे नंबर्स एग्जैक्ट नहीं पता। तो इनकी ओवरऑल जो नंबर गेम है वो बड़ी बदतर है। इनको सिर्फ विसाखियां दी हुई हैं, वेंटिलेटर दिया हुआ है, तो ये सांसें ले रहे हैं। जिस वक्त इनके वेंटिलेटर का बटन ऑफ हुआ तो ऑपोजिशन को भी मैं आपको बता दूं कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ये ड्रम से पूरी की पूरी हुकूमत गिर जाएगी। ऑपोजिशन अगर इकट्ठी हो जाती है और एक सख्त लायमल बना लेती है तो मैं समझता हूं हुकूमत के नंबर गिनती आपने जिस तरह से बात की कि ऑपोजिशन अगर का जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि अगर इकट्ठी हो जाती है तो फिर हुकूमत जो है वो घर जाके रहेगी। नबी साहब, अगर ओपोजिशन की जो जमातें हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, ये अगर जो है ये कब आएगा और ये शायद में क्यों तब्दील हो जाता है? देखिए, बात यह है कि जो अभी तक आपने बात, एक तरीकाकार में फर्क था पिछली दफा की जो
APC में जो तय हुआ था, उसके बाद फजल रहमान साहब ने जो उसके स्टांस लिया वो एक डिफरेंट था। उस पर तमाम पार्टियों को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये तरीकाकार नहीं होना चाहिए, तरीकाकार वो होना चाहिए जो आपस में तय करके फाइनल किया जाए। वन पर्सन के ऊपर नहीं डिपेंड करता कि क्या जाना है। अब भी यही तरीकाकार है कि एक हमने होमवर्क कर लिया सबने मिलके, ठीक है, हर पार्टी ने अपने अपने जो जूनियर लीडरशिप है उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करके सब चीज़ें कर ली है, तैयारी है। अब सिर्फ कंसेंसस बनना है ये आपस में बैठ के कि उसका तरीकाकार क्या होगा, कैसे करना है, क्या खाली जलसे करने हैं, क्या पब्लिक अवेयरनेस करनी है, क्या कैंपेन करनी है, क्या हमने सड़कों पे आना है, या हमने इस असेंबली से बाहर जाना है। ये सब चीजें एक हमारे पास अपना तरीका लेकिन है। नवीद साहब, मेरी ये बात जब भी इस तरह की कोई बात होती है कि तमाम पार्टीज जब कहती हैं कि हम इकट्ठे हो गए हैं और हम हुकूमत को घर भेज के ही रहेंगे, लेकिन सामने कोई भी केस आ जाता है किसी का ओपोजिशन पार्टी में से, तो साथ ही ओपोजिशन की जो मैं आपको बता दूं ना, किसी केसों से हम माजी में घबराए ना आज लेकिन घबरा रहे हैं। गुब्बारे में से हवा क्यों नहीं ना निकलती कभी भी है? आज तक हवा नहीं निकली, हवा होती है। बात सीधी है कि एक टाइम था कि हमने कहा था कि इनको एक मैक्सिमम टाइम दो ताकि ये अपने वादे पूरे कर सके, ताकि कल को ये ना करें कि हम शहीद हो गया, हमें काम नहीं करने दिया गया। हमने इनको पूरा मौका फराहम किया। ऐसी अपोजिशन इनको फर्स्ट टाइम किसी गवर्नमेंट को मिली जिसके अंदर अपोजिशन ने कोई रखने नहीं उठाए, कोई रोड़े नहीं डाले, उन्हें कहा काम करें आप। लेकिन जब आप खुद यही तो बात है, ओपोजिशन जहां पर एक तरफ कहती है हमारे दिल में अवाम का दर्द है, तो दूसरी तरफ साथ में जो हुकूमत है उसको घर भेजने की बातें करने के बावजूद उनको टाइम भी देती है। टाइम देना इसलिए जरूरी था कि यहाँ होता यह है कि जब आप रोका भी तो आप वो शहीद बन के आ जाने थे कि हमारे साथ ज्यादती हो गई, हम मजलूम बन के आ जाना था उन्होंने। हम उनकी मजलूमी, क्योंकि हमें तो पता था ये बिल्कुल नकबी गवर्नमेंट है, हमें पता था इनके पास मजलूमियत की बातें करनी। जब पता था तो अपना किरदार शुरू से निभाते ना आप शुरू लोग। उनसे निभाया ना। जब पहले दिन हमने असेंबली में आके कहा कि आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, काम करें, और ये हमने उनके काम करने के मौके दिए। लेकिन जहां हमने समझा कि ये गलत है, हमने मुस्बत वहां रोल अदा किया, असेंबली के अंदर मौका प्रकट किया। दिया जब आपको पता था कि नहीं, ऐसी इस हुकूमत तरह- है, तो इसके बावजूद क्यों मौका दिया? इसलिए कि कल को आप नहीं कहना था, देखो जो उनके साथ जुल्म हो गया, उनको तो काम ही नहीं करने का मौका दिया। अब ये कोई नहीं कह सकता उनको काम करने का मौका नहीं दिया। अब वो ये नहीं कह सकते कि जी हमें तो 5 साल का मैंडेट मिला था, हमें तो 1 साल भी काम, हमने कहा भी कर लो जो करना है ही नहीं। इनकॉम्पिटेंस की इंतहा है कि उनके अपने अंदर इतनी इख्तलाफात हैं, इतने इख्तलाफ है कि आप उनके अपनी स्टेटमेंट देख लें। कल उनको क्या जरूरत करने की, महसूस करने की जरूरत पड़ी कि जी वो जो इस्टेब्लिशमेंट है और फौज जो है जी बिल्कुल उनके ताबे है, उनके करे। ये बातें उस वक्त की जाती होती है जब हुकूमत को कमजोर पड़ जाए तो उसको अपने आप को साबित करने की कोशिश करने की जरूरत पड़ती है, और यही साबित करने चले हुकूमत अपने आप को साबित करने की कोशिश करिए। राना साहब, अभी आके आप लोगों को एहसास हुआ, अभी आके ये जो दर्द था आवाम के लिए वो जागा, और तकरीबन 2.5 साल हो गए इस हुकूमत को, तो अभी आके आप लोग कहते हैं कि हम जो है उनको घर भेजेंगे, हम उनको टाइम देना चाह रहे हैं। हमें पता था हुकूमत ऐसी है, नाअहल है, कुछ भी नहीं कर सकती, डिलीवर नहीं कर सकती, तो फिर इसके बावजूद आपको चाहिए था ना कि उनको इतना भी टाइम ना देते। देखें, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि अगर कोई भी हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे तो वो जमहूरियत के लिए एक अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये हुकूमत इतना बुरी परफॉर्मेंस करेगी जो इसने की और दिखाई। दूसरी चीज ये कि हमारी पार्टी का मौकफ बड़ा क्लियर है कि हमने किसी चोर दरवाजे से एंट्री नहीं देनी, हमने कोई गैर जमहूरी काम नहीं करना। जिस तरह का चोर दरवाजा ये पकड़ के पीटीआई जो है हुकूमत में आई, उस तरह की कोई कार्रवाई हमारी पार्टी से आपको होती हुई इंशाल्लाह ताला नहीं नजर आएगी। हम वोट को इज्जत दो, लेकिन अभी क्या चाहते हैं आप लोग? देखें, और भी तरीके हैं। अगर ऑपोजिशन इकट्ठी हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, ये देखें, ये लाएमल जो है ये आपस में बैठ के मिल के बनेगा। कोई ऐसा मौका नहीं, ठीक है, लाया अमल क्या होगा वो तो ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे कि जब एपीसी हो कि उसमें तमाम पार्टीज बता देंगी कि क्या क्या पॉइंट्स है, कंसर्निंग पॉइंट्स क्या क्या, और उनके ऊपर जो भी मुशावरत होगी वो तो ठीक है, उस दिन पता चल जाएगा। लेकिन अभी ये बता दें, एजेंडे का ये पॉइंट बता दें कि क्या आप लोग क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, वो बात की बात है। चाहते क्या है? हुकूमत घर जाए, ये आप लोग चाहते हैं? अवाम का दर्द जाग रहा है, ये चाहते हैं? कि हुकूमत पूरे 5 साल करे, ये चाहते हैं? जमहूरियत को कोई खतरा ना हो? पार्टी की तो ये डिमांड है कि जनरल इलेक्शन का वक्त है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस जो हुकूमत है और इमरान खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर अवाम का कॉन्फिडेंस गेन करने में फेल हो गए, ये सनतकारों का कॉन्फिडेंस गेन करने में फेल हो गए। अगर यही शक्ल यहां बैठी रहेगी तो फिर लोगों को इस हुकूमत पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है।
यहाँ सरमायाकारी नहीं होगी। यहाँ राणा साहब, मैं आपकी बातों से एग्री कर रही हूँ। शायद आपको मेरा सवाल नहीं समझ आया, मैं रिपीट कर आपका देती हूँ। सवाल का जवाब दे दिया उन्होंने। नहीं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन की हमारी डिमांड है, बात समझ नहीं। जब इलेक्शन की डिमांड है तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब इलेक्शन की डिमांड है, फिर आप लोग दूसरी तरफ ये बात क्यों करते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे, हम उनको टाइम देते हैं, हम जमहूरी तरीका चाहते हैं, हम कानून के मुताबिक काम करना चाहते हैं, फिर ये बातें क्यों करते वो हैं जो आप लोग? कह दिया वो कहते रहे, उसके लिए हमने उनकी राह में रुकावट नहीं डाली। लेकिन हम समझते हैं कि हुकूमत अपना मैंडेट खो चुकी है। नए इंतखाबात इस मुल्क के मसाइल का हल है इस वक्त, ताकि और वो भी फेयर इलेक्शन हो। ये नहीं कि वो भी सिलेक्टेड इलेक्शन, जैसे सिलेक्टेड आके इलेक्शन हुआ। अगर वो फेयर इलेक्शन होता है और न्यूट्रल अंपायरी का चक्कर ना हो, वो चीज़ें ऐसी होंगी वाकई लोग नजर आए कि वोट जो जिसको वोट का तकद्दुस की बात की जाती है, जिसके लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत दफ़ा पटिशनें भी दी, बहुत सा कुर्बानी भी दी, उसकी बात की जाती है। जब तक वो नहीं होगा, अब तो यहाँ मुल्क के अंदर एक नई बहस शुरू है कि पार्लियामेंट निज़ाम बेहतर है कि सदारती निज़ाम बेहतर है। ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। उन चीज़ों के हिसाब से देखें, यही मैंडेट मिलेगा तो आगे चलेंगे, ना कि आप जाली रेफरेंडम करा के आगे राणा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। राणा साहब, तो नवीद साहब ने बात की, जब आप नए निजाम की बातें शुरू हो जाएं तो इसका क्या मतलब कि ये निजाम फेल हो गया? सदारती निजाम की 72-73 साल पाकिस्तान को हो गए हैं बने हुए, आज तक हम निजाम की बात कर रहे हैं कि कौन सा निजाम चले या ना चले। ये बदकिस्मती है इस कौम की, ये बदकिस्मती है कि ये हाइब्रिड निजाम जो बनाया गया, जिस तरीके से इनको लाया गया, आज गरीब से देखें 50% पाकिस्तानी गुर्बत की शरह से नीचे आ गया। ये 28% पे था जब हमने हुकूमत छोड़ी। तो ये जो हाइब्रिड निजाम है ये नहीं चल रहा, इसको 2 साल हो गए, हम बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो जितने भी मैं तो समझता हूं जो इस कह लें कि पावर के अंदर इन्वॉल्व हैं या जिनका लेना देना है गवर्नेंस के साथ, उन सब कुव्वतों को सोचने की जरूरत है कि इस निजाम के साथ तो मुल्क की और बर्बादी है। और इंशाल्लाह ताला यही प्रेशर हम बिल्ड करेंगे, यही अवेयरनेस कैंपेन इस एपीसी से हम उम्मीद करते हैं कि निकलेगी। चाहे फिर जो भी लाएमल हुआ वो उसको लेके सारी पार्टीज इकट्ठी होकर चलेंगी। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं कि इस एपीसी से एक अच्छी ऑपोजिशन, तगड़ी ऑपोजिशन और एक 1 पेज के ऊपर ऑपोजिशन इंशाल्लाह आपको नजर आए। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि एपीसी जिसकी बात की जा रही है, जिसकी तारीख में इतना टाइम लगा दिया और फिर उसके बाद आके उसको तय किया गया, उम्मीद करते हैं कि तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज हैं वो अब अपना रोल समझें और जिस तरह से वो कहते हैं कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, अगर नहीं कर रही तो फिर उसको जो घर भेजने की बातें करते हैं उसका एजेंडा वाज़े तौर पर सामने लाए और अमली मुजाहरा जो है वो बहुत ज़रूरी है और अपोजिशन को अब अपना किरदार निभाना चाहिए। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। The Savvy School, पाकिस्तान का पहला 7-star स्कूल, The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions